बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सादिया। आगाज़ में ही आपको बताएंगे खित्ते में क़याम अमन कमीशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल ख़ुसूसन खलीज पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर और दीगर ममालिक पर हमलों की मज़म्मत की। कतर की अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सिक्योरिटी, दिफा और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। कतर पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। कतर की हदूद में दाखिल होते ही कतरी फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज को हिफाज़ती हसार में एयरपोर्ट तक छोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत और पायलट्स के इस शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के दौरे में वलीअहद से 2 घंटे मुलाकात की। अमरीका ईरान जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर बातचीत। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आज़म कतर से तुर्किया पहुंच चुके हैं। अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें अरूज पर। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मसाहलती कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान की खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली से भी मुलाकात हुई। सईद आसिम मुनीर की इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी हुई, जबकि रूहानी माहौल में दुआओं और अकीदत का इजहार किया गया। इससे कबल फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। अब्बास अराग़ची ने कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़म पुख्ता है। ईरान के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। रुस्तम की सरजमीन आपके कदमों तले फूलों की चादर है। आपने अपनी तकसीम की दीवारें गिरा दी। फील्ड मार्शल के दौरा ईरान पर फारसी में खसूसी नगमा जारी। पाकिस्तान की अमन कोशिशों को खराजे तहसीन पेश किया गया। नगमे में पाकिस्तान और ईरान भाईचारे का भी जिक्र किया गया है। आपको अपडेट करेंगे। फील्ड मार्शल के दौरा ईरान पर फारसी में खसूसी नगमा जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की अमन कोशिशों को खराजे तहसीन पेश किया गया है। नगमे में पाकिस्तान और ईरान भाईचारे का भी जिक्र किया गया। از کشور برادر پیک صفا رسیدی، در آسمان وحدت نور خدا دمیدی، خطای تفرقه را با تیغ خود دریدی، در باغ دوستی ها گلهای تازه چیدی. خوش آمدی به تهران ای میر و هم قطارم، توی سپه سالار دیار دوست دارم. برای حفظ این مرز همیشه در کنارم، برادر دلاور امید روزگارم. پیوند ما قطور است با ریشه های ایمان، یک سو شکوه لاهور، یک سو جلال تهران. ما هر دو هم مسیرم در امتداد طوفان، با هم قدم گذاریم در راه حفظ پیمان. خوش آمدی به تهران. पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी का अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दोनों ममालिक के दरमियान सिफारतकारी को सराहा जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान की काफियों से ईरान अमरीका जंगबंदी मुमकिन हुई। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। फील्ड मार्शल कल तेहरान पहुंचे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम भी अमन मुज़ाकरात के लिए कोशां रही। लेबनान जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। इसराइल लेबनान महाज पर बेहतरी और बेहतर हौसला अफजा है। लेबनान में जाहिरियत का खात्मा ज़रूरी है।
امریکہ کی ایران کو معاہدہ نہ کرنے پر حملوں کی دھمکی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ اگر ایران نے معاہدہ نہ کیا تو پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ حملے کریں گے۔ ایران کو عقل مندی سے اپنے فیصلے کرنا ہوں گے۔ چاہتے ہیں ایران کی نئی حکومت سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ ہمیں معلوم ہے ایران کون سے فوجی اثاثے کہاں منتقل کر رہا ہے۔ ایران تباہ شدہ لانچرز کو دوبارہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب تک ضرورت پڑی آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھیں گے۔ ایران دعویٰ کرتا ہے کہ آبنۂ ہرمز اس کے کنٹرول میں ہے، مگر ایران کے پاس بحری طاقت ہی موجود نہیں۔ تجارتی جہازوں پر حملے کی دھمکی دینا کنٹرول نہیں، قزاقی ہے۔ امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے کہا اگر کوئی ناکہ بندی کی تکمیل نہیں کرتا تو ہم طاقت کا استعمال کریں گے۔ ایرانی بندرگاہوں کو جانے والے جہازوں کو روکا جائے گا اور قبضے میں لیا جائے گا۔ امریکہ ایران کی مدد کرنے والے کسی بھی جہاز کا پیچھا کرے گا۔ اسکولوں اور زچگی وارڈز پر حملے عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا ایسے اقدامات شرمناک ہیں، دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایران کو دہشت گرد کہنے والے خود معصوم افراد کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ایران نے کوئی جرم نہیں کیا، ہمیشہ امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ ایران مذاکرات اور تعمیری تعاون پر یقین رکھتا ہے۔ ایرانی عوام کا اتحاد دشمن کی سازشوں کی ناکامی کی وجہ بنا۔ آبی راستے میں امریکہ کی موجودگی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ یہ براہ راست علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے آبنۂ ہرمز میں امریکہ کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے خطرناک نتائج سے خبردار کر دیا۔ عباس اراغچی کی چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، خلیج اور آبنۂ ہرمز کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چینی وزیر خارجہ نے جنگ میں ایرانی عوام کی استقامت کو سراہا، کہا بیجنگ سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے اور جنگ کے خاتمے کے لیے مدد کے لیے تیار ہے۔ ایرانی حکومت کا حقوق تسلیم کیے جانے تک آبنۂ ہرمز کو آزاد چھوڑنے سے انکار۔ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی کے مشیر محسن رضائی کا دشمن کو دو ٹوک پیغام، کہا جب تک ہمارے حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے آبنۂ ہرمز نہیں کھولیں گے۔ اگر ایرانی بحریہ تباہ ہو چکی ہے تو امریکہ آبنۂ ہرمز سے کیوں نہیں گزرتا؟ امریکی مسلسل جنگ سے خوف زدہ ہیں۔ امریکی پابندیوں کے باوجود دوسرا سپر ٹینکر آبنۂ ہرمز سے خلیج میں داخل۔ شپنگ ڈیٹا سے دوسرے بڑے ٹینکرز کے آبنۂ ہرمز سے گزرنے کی تصدیق۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایک سپر ٹینکر امام خمینی بندرگاہ کی جانب روانہ ہوا۔ ایک روز قبل ایلیشیا نامی ٹینکر بھی آبنۂ ہرمز سے گزرا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ناکہ بندی کے دوران 10 جہاز واپس بھیجنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی نے پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ پر معذرت کر لی، جاری لوڈ شیڈنگ کو عارضی قرار دے دیا۔ اویس لغاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا لوڈ شیڈنگ کا میں ذمہ دار نہیں، موجودہ حالات ایران جنگ کی وجہ سے ہیں، امید ہے چند روز میں LNG کی آمد سے بحران ختم ہو جائے گا۔ پورا ملک اندھیرے میں نہیں، لوگ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، دن کے اوقات میں کسی قسم کی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ شارٹ فال کے باعث 6 سے 7 گھنٹے لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ دیہی شہری علاقوں سمیت صنعتی شعبے میں بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پیک آورز میں گیس سے بجلی کی پیداوار نہیں کر سکتے، ڈیزل سے پلانٹ چلا کر فی یونٹ 100 روپے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتے۔ LNG آنے اور پن بجلی پیداوار بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ پن بجلی میں 1530 میگا واٹ کی کمی کا سامنا ہے۔ ملک بھر میں توانائی کا بحران شدت اختیار کر گیا، بجلی کا شارٹ فال 5000 میگا واٹ سے بڑھ گیا۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5726 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے۔ بجلی کی پیداوار 14274 میگا واٹ جبکہ بجلی کی طلب 20000 میگا واٹ ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ملک میں پن بجلی کی پیداوار 1530 میگا واٹ، تھرمل پیداوار 7814 میگا واٹ ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں سولر پیداوار 450 میگا واٹ، ونڈ انرجی کی پیداوار 1490 میگا واٹ،
मेगावाट, न्यूक्लियर पैदावार 2890 मेगावाट है, जबकि ब्यास पावर प्लांट 100 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक तलब और रसद में इस बड़े फर्क के बायस लोड मैनेजमेंट में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जबकि शहरियों को बिजली की गैर एलानिया बंदिश का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में LNG इंपोर्ट सिफर होने से LNG पावर प्लांट से बिजली की पैदावार रुक गई है। ज़राए का बताना है कि हवेली, बहादुर शाह, भेकी और नंदीपुर पावर प्लांट से बिजली की पैदावार ना होने के बराबर है। साहिवाल पुल पावर प्लांट की पैदावार भी तकरीबन बंद है। 969 मेगावाट नीलम जहलम बंद पन बिजली मंसूबे से भी बिजली पैदा नहीं हो रही। ज़राए के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन्स भी मुकम्मल सलाहियत से बिजली तरसील करने से कासिर है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों का सिस्टम भी ओवरलोडेड है। ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी, खतरा टल गया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो चुके। वजारत ख़जाना की जानिब से स्टेट बैंक को $2 अरब भिजवाए गए। सऊदी अरब पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $3 अरब फ्राहम करेगा। $5 अरब सऊदी डिपॉजिट को भी मज़ीद तवील मुद्दती तोसी देने का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान रवा माह UAE को $2 अरब कर्ज वापस कर देगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को $1 अरब जुलाई में वापस कर दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से $45 करोड़ का कर्ज 1996 और 1997 में लिया गया था। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर मियां मुज्तबा शुजा रहमान ने पंजाब असम्बली में एक अहम करारदाद पेश की, जिसमें पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती काविशों को खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की खित्ते में अमन के क़याम के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा गया। करारदाद के मतन में कहा गया कि मौजूदा इलाकाई कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की क़यादत ने ज़िम्मेदाराना और मौसर सिफारतकारी का मुजाहरा करते हुए अमन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। ईवान में इस बात पर जोर दिया गया कि इन काविशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। इसी सिलसिला में करारदाद में ये तजवीज़ भी दी गई कि मज़कूरा क़यादत की खिदमात को नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द किया जाए। बाद ईवान ने इस करारदाद को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। और उधर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे पर काज़िकिस्तान के सफ़ीर यरजान कस्तफे ने कहा कि पाकिस्तान और काज़िकिस्तान ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी तक बढ़ा दिया है और तिजारत को आइंदा बरसों में $1 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक किया गया है। इस मकसद के लिए आला सतही वर्किंग ग्रुप और मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जबकि ई वीज़ा, बेहतर बैंकिंग रवाबित और लाहौर अलमाती बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर भी गौर जारी है। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने सफ़ीर का खैर मकदम करते हुए कहा कि काज़िकिस्तान के साथ तिजारत अपनी असल हालत सलाहियत से कम है, जिसे बढ़ाने की ज़रूरत है। इजलास में सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुर्रम लाहौदी एजाजी, कौंसल जनरल राव खालिद एम खान, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान शोबान अख्तर, आमिर अली, फिरदौस निसार, आसिफ खान, करामत अली अबान, मोहसिन बशीर और दीगर शरीक हुए। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, IT, ज़राअत और सियाहत में ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। नसीराबाद पार्टी दफ्तर लाहौर में एक अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर रुकन कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर ने की। इजलास में चौधरी शहबाज अहमद, सैयद तौसीफ शाह, मलिक शहबाज खोखर, मियाँ तारिक, मलिक खालिद खोखर, मर्दान जैदी, बिलाल जुल्फ़िकार खोखर, हाजी अला रखा, असद उबैद और मेहर महमूद समेत दीगर शरीक हुए। इजलास में टाउन सतह पर कमेटियों की तश्कील, शुमारियाती ब्लॉक वाइज तंजीम साजी और लीगल और तंजीमी कमेटियों के क़याम का फैसला किया गया। तनवीर ज़िया भट्ट को लीगल कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि दीगर मेंबरान में रफाकत डोकर, नासिर चौहान, रियाज अख्तर, शाहिद महमूद, रिजवान एडवोकेट और मलिक शाहिद एडवोकेट शामिल हैं। इजलास में फलाही मंसूबों को घर घर उजागर करने और मेहनती कारकुनान को आगे लाने पर भी जोर दिया गया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कार्रवाई करके बदनाम ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया।
IG पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि रावलाकोट पुलिस से बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले मुबैना कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त इरफान के नाम से हुई है, जो हसास मकामात की रेकी करता और वीडियोस बनाकर मालूमात मुंतकिल करता रहा। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का कहना था कि मुलजिम फौजी तंसीबात और तालीमी इदारों को निशाना बनाने की मनसूबा बंदी में भी मुलविस था। लियाकत अली मलिक ने कहा कि पुलिस की मौसर कार्रवाई के नतीजा में दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए, जबकि इस कार्रवाई के दौरान एक मुकम्मल नेटवर्क भी बेनकाब हुआ है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम सोशल मीडिया के जरिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते में था और हसास मकामात की मालूमात मुसलसल मुंतकिल कर रहा था। उनके मुताबिक मुल्क दुश्मन अनासर मुनज़्ज़म अंदाज में अहम मकामात की निशानदही करके रियासती सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। IG ने कहा कि मुलजिम शहरियों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी में भी मुलविस रहा, ताहम पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने मुमकिना खतरा टाल दिया। ऐसे अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उनका मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर की सरजमीन का तकद्दुस किसी सूरत पामाल नहीं होने दिया जाएगा और सिक्योरिटी इदारे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे। नाज़रीन, पाक बहरिया की जानिब से मकामी तौर पर तैयार करदा जहाज से दागे जाने वाले एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक मिसाइल ने तेज रफ्तारी के साथ तवील फासले पर अपने हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम और आला रफ्तार से लैस है, दूर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अमीर अल बहर एडमिरल नबीद अशरफ ने सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स के हमरा इस मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। कामयाब तजुर्बा बहरी दिफा और टेक्नोलॉजी में अहम संग मील है। ISPR के मुताबिक ये कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान नेवी की दिफाई सलाहियतों में अहम पेशरफ्त की अक्कासी करता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत ने मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप मिसाइल की कामयाब तजुर्बा पर मुबारकबाद दी और इसे समुद्री हदूद के दिफा में अहम पेशरफ्त करार दिया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका कमांडो और स्पेशल फोर्सेज मश्क जिना 13 कामयाबी के साथ तुर्किया में मुकम्मल हो गई। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर मबनी मश्क में पाक फौज और तुर्क अफवाज ने शिरकत की। मश्क की सरगर्मियां अंकारा और स्पार्टा में हुई। मश्क में तमाम तरबियती और अस्करी सफारती मकासद कामयाबी से हासिल कर लिए। बताया गया है कि मश्क के दौरान दोनों ममालिक के दस्तों ने आला पेशा महारत और ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ड्रिल्स, तरीकाकार और तकनीक को बेहतर बनाना मश्क का बुनियादी मकसद था। ISPR के मुताबिक आबादी वाले इलाकों में जंग और IED से निमटने पर खसूसी तवज्जो दी गई। मश्क के जरिए दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान देरीना अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। FIA के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने कराची में बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली इमिग्रेशन स्टैंप्स और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुनज़्ज़म नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। FIA इमिग्रेशन ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कार्रवाई के दौरान 2 मुसाफिरों तैमूर अहमद और सैयद अमान को जनूबी कोरिया रवानगी के वक्त मशकूक सफरी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर ऑफलोड किया। तर्जुमान FIA के मुताबिक जांच के दौरान मुसाफिरों के मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप चैट्स और माली लेन देन के शवाहिद मिले, जिनसे गैर कानूनी इमिग्रेशन और जाली दस्तावेज़ात का इंकशाफ हुआ। तहकीकात के नतीजे में एजेंट आसिफ उर रहमान समेत दीगर साथियों को गिरफ्तार किया गया। मज़ीद कार्रवाइयों में मुलजिम इमरान के ठिकाने से 44 पासपोर्ट्स, जबकि असलम खान के कब्जे से 61 पासपोर्ट्स और बड़ी तादाद में जाली इमिग्रेशन स्टैंप्स बरामद हुए। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान मुनज़्ज़म नेटवर्क के तहत जाली सफरी रिकॉर्ड तैयार करके शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस थे। मुलजिमान के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018 समेत दीगर कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश जारी है। नाज़रीन, गजा मुतासरीन की मदद के लिए 40 कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला एक बार फिर रवाना हो चुका। रवानगी के मौका पर दुनिया भर से आए फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया, जिससे हाज़रीन खूब महजूज हुए। तफसीलात देखिए बार्सिलोना से सीमा याकूब की इस रिपोर्ट में।
اسرائیلی ناکابندی توڑنے اور غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والا تقریباً 40 کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا بارسلونا سے روانہ ہو گیا۔ منتظمین کے مطابق گلوبل اسموتھ فلوٹیلا اتوار کو روانہ ہونا تھا، تاہم خراب موسم کے باعث اس کی روانگی تاخیر کا شکار ہوئی اور یہ قافلہ بدھ کو مقامی وقت کے مطابق 11:30 بجے کے قریب روانہ ہوا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ قافلہ زیادہ تر بادبانی کشتیوں پر مشتمل ہے۔ اس قافلے میں مزید 20 کشتیاں بھی شامل ہوں گی جنہوں نے 4 اپریل کو فرانس کی بندرگاہ مارسی سے روانگی اختیار کی تھی، جبکہ 24 اپریل کو اٹلی کے شہر سسلی کی سیراکوس بندرگاہ سے اس قافلے میں دیگر جہاز بھی شامل ہو جائیں گے۔ I think when you're at a port, it's always an ancient feeling of people going off sometimes into the unknown, but on a journey of purpose and intentionality. And these brave men and women that are going to try and break the siege and bring... Well, first of all, I'm Palestinian, and here I'm Spain since long time. We are supporting Flotilla. Of course, we are supporting these people who are dedicating their times and their lives because they are in risk to go there to Gaza to break the siege. I'm a member of the steering committee of GSF, and Barcelona, it's Barcelona. We have seen last year how many people came to say goodbye to the boats that were leaving, the participation of the civil society, of the organization. If we are talking about this flotilla, that will be like before September 2025, because I joined the 2025 as well. But then if we talk about any flotilla, when it was the time to go through the Mafi Marmara, I wanted to join, but then just not possible for me. So the feeling, intention to be able to join is like long time ago. Yeah, I'm Osman Taştan. I'm from the Netherlands, actually Turkish, living in the Netherlands. And I've been with the flotilla last year also, September 2025. We wanted to bring aid and we wanted to break the siege. It's been weeks and weeks, for some people months of work to get ready to sail. Yeah, I live in Scotland and it feels like, I have to do it for my kids in a way, for the world, because if we neglect the children and men and women of other countries who are being oppressed and don't stand up for them, somebody's got to do it. Our governments have failed. روانگی سے قبل بارسلونا کی بندرگاہ پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر دنیا بھر سے آئے فنکاروں نے پرفارم کیا، جس سے ماحول جذباتی اور پراثر بن گیا۔ No hell, but no one above us, only sky. Imagine all the people sharing all the world. No second guessing, no, 'cause I proved it before. I got it. یہ مشن اب غزہ کی جانب رواں ہے، جو انسانی امداد اور عالمی توجہ دونوں کو یکجا کرنے کی ایک بین الاقوامی کوشش کا حصہ ہے۔ منتظمین کے مطابق یہ فلوٹیلا جنوبی اٹلی میں 1 ہفتے قیام کرے گا، جبکہ شرکاء کو عدم تشدد کی تربیت دی جائے گی۔ اسموتھ فلوٹیلا میں دنیا بھر سے فلسطین کے حامی سینکڑوں کارکنان کی شرکت متوقع ہے۔ واضح رہے کہ 2025 کے آخر میں اسی نوعیت کے ایک قافلے کے شرکاء کو اسرائیلی بحریہ نے حراست میں لے کر ملک بدر کر دیا تھا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس گجرانوالہ اور فیصل آباد میں ماس ٹرانزٹ سسٹم پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے فری ٹرانسپورٹ کے تحت 21 روٹس پر 1.25 لاکھ مسافر مستفید ہو رہے ہیں۔ اجلاس میں 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں دینے کی منظوری دی گئی۔ ان اضلاع میں اٹک، بھکر، حافظ آباد، خانوال، لیا، شیخوپورہ، گجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین اور اوکاڑہ میں الیکٹرو بسیں دی جائیں گی۔ رواں ماہ میں 100
इलेक्ट्रो बसें मई के वस्त तक 350 और जून के आखिर तक 264 इलेक्ट्रो बसें पंजाब पहुंच जाएंगी। हर डिवीजन में इलेक्ट्रो बसों के लिए खसूसी बस डिपो कायम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तहसील लेवल पर 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए प्लान तलब कर लिया। इजलास में गुजरांवाला और फैसलाबाद में मास ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। पंजाब में पहली ई टैक्सी स्कीम पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। मई में 194 और जून में 208 ई टैक्सी आएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेट्रो बस स्टेशन की तामीर और मरम्मत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत और नए डिज़ाइन की मंजूरी दी। नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद आलमगीर चौधरी ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया, जहां सदर फहीमुर रहमान सहकल से मुलाकात हुई। इस मौका पर सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान राना शुबान अख्तर, इरफान कुरैशी और मोहसिन बशीर भी मौजूद थे। मुलाकात में सनती मसाबकत, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और लेन मैनेजमेंट की अहमियत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फहीमुर रहमान सहगल ने कहा कि महदूद वसाइल के मौसर इस्तेमाल और एफिशिएंसी बेस्ड ग्रोथ मॉडल के जरिए ही सनती तरक्की मुमकिन है, जबकि सनती इदारों में बाकायदा प्रोडक्टिविटी ऑडिट्स ज़रूरी हैं। उन्होंने SMEs को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए कहा कि उनकी खुसूसी सपोर्ट पर जोर भी दिया। मोहम्मद आलमगीर चौधरी ने कहा कि बिजली की कीमतों के साथ साथ सनती कारकर्दगी पर भी अहम मसला है, जबकि तवानाई के ज़िया को कम करके मसाबकत बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने NPO और लाहौर चैम्बर के दरमियान ताउन को नागुज़ीर करार दिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।